क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, मस्त हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मैम का अगला लेक्चर कब आएगा, राइट। वैसे तो सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, पहले से ही लेक्चर 1 और 2 देखकर ही आए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी नादानी कर जाते हैं। तो उन सब से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बेटा जितने भी लेक्चर्स पीछे हुए हैं बिल्कुल अच्छे से उनको पढ़ करके फिर ही आप एक के बाद, जैसे लेक्चर 1 है फिर 2 देखना, 2 के बाद ही 3 देखना। अगर रैंडमली आप उठाकर कोई भी लेक्चर देखोगे तो आपको हो सकता है वो चीजें कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है। आप जानते हैं कि 2027 नीट को हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। ये मैंने तो दृढ़ संकल्प ले लिया है, आपने भी लिया है ना। तो उसके लिए आपको मेरे साथ लगना होगा, केवल मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करनी होगी। मैं 100% करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 10% तो आप भी करेंगे ना, है ना। तो एक बार फटाफट यस मैम कमेंट सेक्शन में लिख देंगे और चलते हैं, हम फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर, हमारा थर्ड, जो हमारा चैप्टर 11 का फर्स्ट है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जिन बच्चों ने अभी भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज जाओ और उसको ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ पर आपको हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस की पीडीएफ जब तक आप नहीं रिवाइज करेंगे, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बच्चा चाहता है कि मैं इसी साल नीट 2027 को क्रैक करूं, तो आपको एक चीज को तो आज गांठ बांधना है। पूछो क्या? 1:1 रेशियो। ये क्या होता है मैम? अगर मैं आपको 2 घंटे पढ़ा रही हूं तो आपको मेरी क्लास करने के बाद भी आपको 2 घंटे सेल्फ स्टडी को देना है। दिस इज कॉल्ड 1:1 रेशियो। अगर आप इसको कर रहे हो, इसका मतलब आप इसी साल नीट क्रैक करेंगे 101%। और अगर इसके बाद आप मेरे पढ़ाने के 2 घंटे, अगर मैंने 2 घंटा पढ़ाया, 1 घंटा पढ़ाया, उसके बाद आप 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, आप उतना ही अपना रैंक भी इंप्रूव कर रहे हैं। सो जितना हो सकता है प्लीज आप मेरे साथ पढ़िए, और जितना मैं बता रही हूँ उतना रिवाइज जरूर कीजिए। और उसके लिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्कैन कर सकते हैं आप गूगल में जाकर के, वहां पे भी स्कैनर कर सकते हैं, अपने फोन के कैमरे से भी स्कैन करेंगे तब भी आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके अपने चैनल की, जहां पर आप बच्चों को जो है हर एक अपडेट, हर इंफॉर्मेशन, हर एक बेसिक चीज कि नीट को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। अभी आपके पास 10 महीने, आज से काउंट करो तो इस 10 महीने आपके पास है, लेकिन ये 10 महीने कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए इन 10 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। और वो कैसे होगा? बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू होगा। अभी आप सोच रहे हैं अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, समय तो निकल जाएगा, और जितना बेसिक अच्छा होगा रिजल्ट उतना अच्छा होगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ। 15 साल से मैं पढ़ा रही हूँ तो इतना अनुभव तो मुझे भी है ना। तो प्लीज जितना हो सकता है कीजिए। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे रिवीजन की तरफ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, या हमने लास्ट पीछे हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है ना। रिवीजन वही होता है, मैं कहती हूँ इसकी आदत डाल लो, अगर नहीं है तो डालो प्लीज। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लास्ट में हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने कवर कर लिए हैं। आप सब जानते हैं हमने 2 लेक्चर्स तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम थर्ड पढ़ेंगे। लेकिन 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, सब बच्चे ध्यान से इस चीज को देखेंगे कि हमने 2 लेक्चर्स में क्या कवर किया है। हमने 2 लेक्चर में बच्चों सबसे पहले हमने जो कवर किया था वो रसायन विज्ञान के बारे में, है ना। रसायन विज्ञान क्या है उसके बारे में हमने देखा। डन है? यस मैम। रसायन विज्ञान क्या है, इसकी खोज किसने की, आधुनिक रसायन विज्ञान के जो है ना रचयिता है वो किसे कहते हैं, है ना, जनक किसे कहते हैं, तो एंटोनी लोवाजियर, राइट। उसके बाद में आपने इनके द्रव्य के बारे में बात की, तो पदार्थ क्या होता है उसका वर्गीकरण आपने देखा। वर्गीकरण में आपने भौतिक और रसायन देखा। भौतिक और रसायन के बाद में आपने क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन कवर कर लिया प्रॉपर आपने। और उसके अंदर आपने भौतिक परिवर्तन देख लिए, भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन देख लिए। भौतिक परिवर्तन में आपने ठोस, द्रव और गैस देख लिया। रासायनिक परिवर्तन में आपने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण देख लिया, राइट। ये सब आपने पढ़ा, फिर उनका क्लासिफिकेशन भी किया।
लेकिन सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सेकंड लेक्चर में हमने एक्चुअल में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमने यहीं से स्टार्ट किया था। यानी वर्गीकरण में आपने भौतिक और रसायन वो क्या होते हैं वो हमने देखा। तो भौतिक राशियों में पदार्थ का बिना परिवर्तन के मापन होता है, तब तो भौतिक, और रासायनिक में पदार्थ के अंदर का चेंज होता ही होता है, तभी उसके मापन किया जा सकता है, रासायनिक पदार्थ बदल जाता है, राइट। फिर भौतिक परिवर्तन में आपने गलनांक, पतनांक, रंग ये सब देखा, इसके आपने एग्जाम्पल्स भी देखे, दिस इज रंग, गंध, है ना, ये सब भी देखा। पर रासायनिक परिवर्तन जैसे ज्वलनशीलता, है ना, ये सब हमने यहाँ पर ज्वलनशीलता ये सब देखा, राइट। बात समझ में अम्लता, क्षारता, ये आपको याद आ जानी चाहिए मेरे को बोलते ही कि यस मैम अच्छा आपने यही बताया था, राइट। उसके बाद में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर आया था वो मापन था, और मापन के अंदर अपन ने ये देखा कि तापमान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जहां पर डिग्री सेल्सियस, केल्विन हमने चेंज किया, देन हम आगे बढ़े। उसके बाद में बात करूं तो बेटा सार्थक अंक की हम बात करते थे। सार्थक अंक क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, बड़ी बड़ी जो आपके पास में क्या होती है वैल्यूज होती है, उनको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला दे रहा कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। डन है, यस यस यस। आपको आई थिंक ये सब रिवीजन में क्लियर हो गया कि मैम ने हमें 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ाया है। ऐसा कहीं पर भी कोई नहीं बताते हैं, सब आते हैं अपना लेक्चर लेते हैं, दैट्स इट। बट मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है तो मुझे पता है कि जब तक हम बच्चों को पीछे का रिवाइज नहीं कराते, बच्चा से अगले टॉपिक को कनेक्ट ही नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ही मैं आपसे कहती हूँ बेटा पीछे का रिवाइज करो, नहीं करो तो मैं करवा रही हूँ, और तो क्या हो सकता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ती हूँ आगे। आज का जो टॉपिक है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपने अगर देखा होता एक शॉर्ट बनाया है कि अगर आपको केमिस्ट्री के ये 5 रूल्स नहीं पता है तो इसका मतलब आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है ना, रिमेंबर। अगर नहीं तो प्लीज जाके उसको चेकआउट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर ये नियम है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का, स्थिर अनुपात का, गुणित अनुपात का, गैलुसेक और अवोगाद्रो नियम। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम ना बेटा 2 चीजों को पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है और उसके बाद हम स्थिर अनुपात का नियम, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, चलो यस मैम, आ जाओ फटाफट चलते आगे। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो या फिर इन नियमों की जानकारी हो, उससे पहले हमें तत्वों के भार, परमाणु क्रमांक, अणुभार ये क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। आप में से कई बच्चे होंगे जो जस्ट 11th में आए हैं, कई बच्चे होंगे जो 12th में होंगे, फिर भी 11th का देख रहे हैं बिकॉज उन्हें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, और कुछ ड्रॉपर भी होंगे। अगर मैं पूछना चाहूँ ड्रॉपर से या स्टार्टिंग फेज में जो बच्चा नीट की तैयारी करने का सोच रहा है, अगर मैं उसको कहूं तो वो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और अणु भार में फर्क नहीं बता पाएगा। उसे लगता है अणु भार भी तो वही होता है जो परमाणु भार होता है, नहीं, एक माइनर सा कहते हैं एक बाल जितना ही फर्क है, पर है क्या है हम बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, बातें थोड़ी सी कम करेंगे, है ना, ताकि आप इन चीजों को कवर कर सके कि मैम क्या कह रही है। बहुत जरूरी है ये जानना कि मैम क्या पढ़ा रही है, राइट। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि आपका परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ध्यान से, है ना। परमाणु क्रमांक आप देखते होंगे ना कि अपने पास जैसे हाइड्रोजन है, दिस इज 1 ऐसे ही लिखते हैं हम, है ना, नाइट्रोजन 714, कार्बन 612 ऐसा ही लिखते हैं। ये आपका परमाणु क्रमांक है। आवर्त सारणी में तत्वों को जिस स्थान पर रखा गया है, जैसे कि क्लासरूम में 60 बच्चे हैं, पर 60 बच्चों को मैं कैसे याद रख सकती हूँ, नाम तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, नहीं हो सकता है। तो हमने एक डिसाइड किया कि हम रोल नंबर से बात करेंगे, रोल नंबर 1 2 3 4। तो बच्चे के नाम आइडेंटिफाई हो या ना हो, उसका रोल नंबर हमें पता होता है कि 5 रोल नंबर किसका है, 6 किसका है। तो हम और भी इसको सॉफ्टली ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्लासरूम में जो डेस्क होती है उनके ऊपर बच्चों को रोल नंबर से ही बिठा देते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे।
ताकि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, टीचर्स को भी आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि परमाणु क्रमांक में आवर्त सारणी में तत्वों को ऐसे ही अरेंज किया है ना, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। तो इस तरह से अरेंज किया कि किसी को प्रॉब्लम ही ना हो। तो 1 नंबर पे हाइड्रोजन है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 है, कार्बन 6 नंबर पे है तो उसका परमाणु क्रमांक 6। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही ऊपर की संख्या है वो लगभग उसका दुगुना होता है, या फिर एक अलग सा परिभाषा है कि परमाणु भार जो होता है वो कार्बन 12, जैसे स्टैंडर्ड मानते हैं हम, कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर होता है। तो ये क्या है राजकुमार? ये है आपका परमाणु भार। समझ आ गया? यस मैम। तो ये आपका परमाणु भार हो गया, ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया। लेकिन अणु भार क्या होता है मैम? आइए हम आपको बताते हैं। अणु भार क्या होता है? कोई भी यौगिक है ना, कोई भी पदार्थ है या कोई भी यौगिक है, ठीक है, उस यौगिक में तत्व हैं, वो तत्व जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं। सही बात है, जुड़े हुए होते हैं। इन जो तत्व हैं, इन तत्वों का जो भार है उनका योग, मान लो कि अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मिलकर के H2O बनाते हैं। इसका अणु भार कितना होगा? आप सब जानते हैं 18। कैसे हुआ? हाइड्रोजन का कितना हुआ? यहाँ पर बात करें 2, ऑक्सीजन 1 है तो कितना हो गया? 16 हो गया। ये अणु भार है। क्लियर? तो तत्व जो होते हैं उनके परमाणु भार होते हैं, लेकिन जो अणु भार है वो अणुओं का या यौगिकों का होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? आई होप आप ये सब एकदम से क्लियर हो चुका है। ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैं थोड़ा सा पीछे ले लूं। देखो बेटा, यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यार से लिखा गया भी है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। यस, हम भी जानते हैं, इसकी कोई इकाई नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, है ना। मास नंबर यानी परमाणु मास नंबर ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ो तो मास नंबर। परमाणु भार समस्थानिकों का औसत होता है ना। जितने भी समस्थानिक है, मान लो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, इन तीनों का योग जो होगा वही उसका समस्थानिक होगा, औसत भार। ठीक है, मान लो 3 है, तीनों को जोड़ दो तो 1 2 3 प्लस 3, नीचे 3, क्योंकि तीनों है ना, तो औसत निकालना, गणित में इतना तो पढ़ा ही है, तो औसत निकाल दो। अणु भार, अणु के सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान। डन? यस मैम। ओके, चले अब बात करते हैं हम यहाँ पर परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणु भार। सबको समझ में आ गया? सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर देख पाएंगे बेटा, ये क्या है? आपका परमाणु भार है। डन है? और ये आपका क्या है बेटा? परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। डन? यस यस यस। ऐसे ही लेकिन अणु भार की बात करें तो H2O का निकालो, है ना, CO2 का निकालो, NaCl का निकालो, H2SO4 का निकालो, इन सब का आपको अणु भार निकाला। यस, ओके डन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला आता है अपना टॉपिक जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण से पहले मैम ने ये सब क्यों बताया है, इसके पीछे रीजन था, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जो मात्राएं होती है वो हमेशा, या उनका भार जो होता है, मान जो होता है, वो सदैव स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की मात्राएं जो होती है सदैव बराबर होती है, ना तो इन्हें नष्ट किया जा सकता है ना इन्हें निर्मित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक बार लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं? यस। इसकी परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा क्या कहती है बेटा? परिभाषा ये कहती है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद दोनों की मात्राएं सदैव क्या होती है बेटा? समान होता है, सदैव समान रहती है। इनका द्रव्यमान सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। दोनों का द्रव्यमान यहां पे दोनों का, अरे चलो भाई, द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है या समान रहता है, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही निर्माण। क्लियर है? यस मैम, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लाइक H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। यही है। हाइड्रोजन का कितना होता है? कितनी संख्या है? 2। कितना भार है? 2। हाँ है ना? सॉरी, हाइड्रोजन की संख्या कितनी? हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4। भार कितना है? हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितनी है संख्या में? 2। भार कितना होता है? 16। कितना हुआ? 32 प्लस 4 कितना हुआ बेटे? 36। आ जाओ सिमिलर, 4 गुना 1 प्लस 2 गुना 16, सिमिलरली 36 बराबर है ना। दोनों का द्रव्यमान फिक्स्ड है, ना तो इन्हें नष्ट किया जा सकता है, ना ही इन्हें निर्मित किया जा सकता है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। आइए जी, यहां पर दिया गया है कि किसी भी अभिक्रिया कुल द्रव्यमान जो होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक हो या उत्पाद, दोनों का द्रव्यमान सेम होता है। द्रव्यमान में ना तो वृद्धि हो सकती है, ना ही कमी, ना तो इसको निर्मित किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। चलो फिर एक उदाहरण समझते हैं। हमने तो उदाहरण ले लिया है, यहां पर भी एक उदाहरण दिया गया होगा। ओके डन, हमने ये आपको बताया, ये तो आपको करके समझा दिया। दिस इज द अगेन, यहां पर आपको दिया बेटा CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2। आइए चेक करते हैं बच्चों। कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 4 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन 4 गुना 16। कार्बन अगेन 12 प्लस कितने भाई? 2 गुना 16 प्लस कितना हो गया? 4 गुना 1 प्लस 1 गुना 16। चेकआउट करो सबका कितना आ रहा है। CH4 का कितना आ रहा है बेटा? 12 और 4 16 प्लस सोल चौक कितना होता है? 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, सोल चौक 64, 64। हाँ या ना? 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 32। अरे ये क्या किया इन्होंने, तो गड़बड़ कर दिए हैं। एक बार चेकआउट कीजिए, है ना। 16 कम 16, 16 दूनी 32। हाँ सही है। सोल चौक 64, 10 6 7 8 80। सिमिलरली यहां पे भी 80। क्लियर हो गया क्या? यस मैम, ये तो एकदम क्लियर हो गया। सब बच्चों को समझ में आ गया? डन। चलो, तो ऐसे ही आपको सारे द्रव्यमान संरक्षण एकदम क्लियर हो चुका है। अब बढ़ती हूं मैं, अगला टॉपिक ले लेते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना अच्छे से हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आपको जानना है। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है बेटा? सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोई भी पदार्थ है, कोई भी यौगिक है ना, उसमें उपस्थित तत्व जो होते हैं सदैव क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। किसी भी पदार्थ या यौगिक में उपस्थित तत्व एक सदैव
एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। सही बात है ना? हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख लो ना, 1:8 में ही जुड़ता है हमेशा। तो स्थिर अनुपात के नियम की परिभाषा क्या होगी राजकुमार? सब बच्चे ध्यान से पढ़ना। परिभाषा क्या है? परिभाषा ये कहती है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O है ना। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना बच्चों? कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1, 16। दोनों का काटो तो कितना बन गया? 1:8। अब एक बात, अब इस जल को तुम कहीं से भी ले लो, झरने का ले लो, नदी का ले लो, तालाब का ले लो, समुद्र का ले लो, कहीं से भी ले लो, क्या रहेगा? अनुपात तो 1:8 ही होगा ना भाई। अगर मैं CO2 की बात करूं, तो CO2 को आप कहीं से भी बनाओ, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनेगा। किसी भी तरह बनाओ, जब भी CO2 बनेगा तो इसका क्या है? 12 और इसका कितना है? 32। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 4 3 12, 1 चौक 24 8 3 चौक 12 16 5 चौक 20 6 चौक 24 7 चौक 28 8 चौक 32। ये हमेशा इसी अनुपात में। आप CO2 को कैसे फॉर्मेट कर दो? C+O2 कर दो, CO+O2 कर दो, कैसे भी, पर अनुपात 3:8 ही रहेगा जब ये CO2 बने। डन? बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अभी पूछूंगी मैं, सवाल भी बताऊंगी आपको, वहां मुझे बताकर भी जाना है कि किसमें कौन सा नियम लग रहा है। चलो आ जाओ। स्थिर अनुपात के नियम किसी भी रासायनिक पदार्थ में या यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही उपस्थित होते हैं। और इस नियम को सबसे पहले किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था भाई? जोसेफ प्राउस्ट ने। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से सारे बच्चे। ओके डन। ओ वाह, कितना सुंदर लग रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना? कितना प्यारा है। चलिए, तो इस तरह अनुपात झरने का जल ले लिया भाई, झील का जल, जल किसी का भी हो, अनुपात वही रहेगा, है ना? अनुपात वही रहेगा, चाहे आप जल कोई सा भी ले लो। चलो, तो यहां पर साफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झरने का जल या फिर झील, फॉर्मूला सेम, H2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों का अनुपात 1:8। डन 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 डन। क्लियर है? यस मैम। आ जाओ बेटे, अब बढ़ती हूं आगे। चलो एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था वैसा यहाँ दिया है। हाइड्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, दोनों का अनुपात क्या है भाई? 1:8। सबको क्लियर है? ये मैंने आपको अपने हाथ से भी करके दिखा दिया और यहाँ भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। 4 ग्राम हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके 36 ग्राम पानी बनाता है। भाई साहब, इसको तो समझना पड़ेगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन जल बना रहा है ना, यानी H2 + O2 = H2O। चलो बच्चों, 4 ग्राम है, यस मैम। 4 ग्राम हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन, मान लो X, प्रतिक्रिया करके 36 ग्राम, दिस इज 36 ग्राम, और द्रव्यमान बनाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करके। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब द्रव्यमान फिक्स है, वो नहीं बदलता है। कितनी ऑक्सीजन का उपयोग किया गया होगा
कितनी, आइए इन दोनों का योग, यहाँ पे x बराबर क्या लिख देंगे 36 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया 32 ग्राम। ओ भाई तो बड़ा इजी था, है ना। लेकिन हम यही क्वेश्चंस को एग्जाम में जब करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या कह दिया 4 ग्राम फिर 36 ग्राम, टेंशन हो जाता है। बट नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप करेंगे तो ये बहुत इजी चीजें हैं जो आपको समझ में आ सकती है, राइट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ओहो, इसका तो आंसर भी मैम ने प्रॉपर लिख कर दिया है, किसी बच्चे को समझ में ना आए तो परिभाषा पूरी भाषा के साथ भी 11th क्लास का बच्चा जो एकेडमिक एग्जाम देगा उसको प्रॉपर लिख के आना है, जो नीट का बच्चा है उसे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, दैट्स इट। चले चलिए अगला प्रश्न है, अगेन एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे, फटाफट रीड करेंगे सारे बच्चे। यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है तो कितनी सोडियम क्लोराइड इतने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करके 17 ग्राम सोडियम नाइट्रेट और इतने ग्राम सिल्वर क्लोराइड उत्पन्न करेगा। मैम ये क्या था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक। आ जाओ, तो यहां पर आप देखेंगे बेटा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कितना सोडियम क्लोराइड, दिस इज NaCl, यस मैम NaCl, सिल्वर नाइट्रेट दिस इज AgNO3। चलो भाई इसका रिएक्शन बनाओ, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, यस तो बन गया NaNO3 प्लस क्या बन गया AgCl, ये तो बहुत इजी। कितना सोडियम क्लोराइड, दिस इज X, कितने ग्राम 34 ग्राम AgNO3 के साथ क्रिया करता है, 17 ग्राम ये, और AgCl कितना बन गया भाई साहब 28.70, दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 17 और ये कितना हो गया 8 और 8 16, 70 का तो 70 हो गया, पॉइंट का पॉइंट हो गया, 7 7 14 और 1 15, 2 3 और 1 4, 45, इधर 34, ठीक है। अब यहाँ पे x है ही, x इज इक्वल टू कितना आ गया 45.70 माइनस 34, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 11.70, यस ओ है क्या, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई, आई होप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अगला द्रव्यमान संरक्षण को बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, तो हम जानते हैं भाई साहब अभिकारक और उत्पाद इक्वली चलेंगे, वो नहीं बदलेंगे, आप कुछ भी कर लो उन दोनों के द्रव्यमान हमेशा क्या रहेंगे फिक्स्ड, उन्हें ना तो हम घटा सकते हैं ना हम उन्हें बढ़ा सकते हैं, देख लिया, यस मैम ओके। चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैंने 2 हार्ड क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको तो मैं केवल वही होमवर्क दे रही हूं जिसमें केवल आपको नियम का नाम पूछा है। किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के अनुसार तत्वों का समान आयतन रहता है, यानी कि किसी भी पदार्थ को कहीं से भी प्राप्त करो, अगर उसके तत्वों का अनुपात समान है तो वो हमेशा स्थिर रहेगा। पानी को कहीं से भी मिलो, झरना का हो या झील का हो या नदी का हो या तालाब का हो या बावड़ी का हो, किसी का भी हो, राइट। तो यहाँ पर ये कौन सा नियम लगेगा, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताएंगे, ओके डन, यस। चलिए ओके अगेन, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको हर क्लास का पीडीएफ शेयर किया जा रहा है और यहाँ पर मैं लाइव भी आती हूँ। कल से मैं डेली शाम को 5 बजे आपसे लाइव मिलूंगी। अगर आप बच्चे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा सवाल जो आपको परेशान कर रहा है, प्लीज शेयर विथ मी, ओके। चलिए अगर कोई बच्चा मेरे को फॉलो करना चाहता है तो दिस इज माय इंस्टा आईडी, आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों आपके सामने हैं, प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, राइट। चलिए जी आज का सेशन ओ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताइए कैसा लगा, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उनके रिप्लाई पर्सनली करूंगी, बट कमेंट करिए तो सही, पूछिए तो सही, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ो, है ना, थोड़ा अपने आप को
खोलो कि यस मैं कर सकता हूँ। अपने आप पे एक भरोसा, ट्रस्ट जताओ कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं तो कौन करेगा। बस इतनी तो बात है। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।